जब भी हम एक स्कूल या कंपनी का डेटा मैनेज करते हैं अक्सर सब कुछ एक ही बड़ी टेबल में डाल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि डेटा रिपीट होता है, स्टोरेज ज़्यादा लगती है और अपडेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डेटाबेस डिज़ाइन में एक पावरफुल टेक्निक यूज़ होती है, नॉर्मलाइजेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे 1NF 2NF और 3NF आपके डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज बनाते हैं, और साथ ही बहुत से टॉपिक कवर करने वाले लाइक डी नॉर्मलाइजेशंस एंड सो ऑन, और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से स्टेप बाय स्टेप के अंदर आ जाते हैं। तो बिना फाइल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या होते हैं। हम इसको एक सिनेरियो की सूरत में हम देखेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे से क्लियर हो सके। तो इमेजिन करो यू आर मैनेजिंग स्कूल डेटाबेस। इमेजिन करो कि आप स्कूल का डेटाबेस बना रहे हो विद वन मैसेज, यानी स्कूल का आप डेटाबेस बना रहे हो जिसके अंदर आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है। एट फर्स्ट अप्रोच सीन, ठीक है, यानी आप स्कूल का एक सोचो कि आप स्कूल का डेटाबेस बना रहे हो जिसके अंदर ये डेटा है, एक ही डेटा है आपके पास, एक ही शीट है एक्सेल की, ये आपके पास डेटा है। इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, टीचर है और टीचर का फ़ोन नंबर है। अब इसके अंदर मसला कहाँ आता है, इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आएगी और ये नॉर्मलाइजेशन इसको सॉल्व कैसे करेगा वो देखते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास एक डेटा है इसके अंदर क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले मैसिव रिडंडेंसी, यानी अगर स्टूडेंट यानी अगर इफ़ 30 स्टूडेंट आर इन द सेम क्लास, अगर एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है तो टीचर इन्फॉर्मेशन इज़ डुप्लीकेट 30 टाइम। यानी सपोज़ करो आपके पास डेटा है, यानी इसके अंदर 30 स्टूडेंट का डेटा है, और ऑब्वियसली अगर आप 30 स्टूडेंट का डेटा है तो टीचर के नाम के अंदर भी क्या आएगा, यानी टीचर का जो नाम होगा वो 30 दफ़ा रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो डेटा हमारे पास क्या हो रहा है, मैसिव हो रहा है और रिडंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरा मसला कहाँ आएगा, अपडेट एनोमलाइज, ठीक है। व्हेन टीचर फ़ोन नंबर चेंज, अगर टीचर फ़ोन नंबर चेंज करती है तो यू मस्ट अपडेट 30 सेपरेट रो, यानी अगर टीचर यानी जो टीचर होगी वो अपना फ़ोन नंबर वो अपडेट करती है, यानी चेंज करते हैं फ़ोन नंबर, अपडेट करना चाहती है, तो हमें सारे डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो ये दूसरी मसला हमारे पास ये आता है। तीसरा मसला हमारे पास क्या आएगा, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, यानी मिस अपडेटिंग वंस रो, यानी मिस अगर हमारे पास एक रो अपडेट करेगी तो यह डेटा बिकम्स अनरीडेबल, यानी अगर हमारे पास 30 यानी 30 रो को हमें अपडेट करना पड़ेगा। अगर मिस एक ही रो को हमारे पास अपडेट करती है तो डेटा हमारे पास क्या होगा, अनरीडेबल बन जाएगा, यानी रीडफुल कहलाएगा नहीं। तो तीसरा हमारे पास मसला ये आता है। चौथा मसला क्या आता है हमारे पास, स्टोरेज वेस्ट, यानी स्टोरेज हमारे पास स्टोरेज हमारे पास वेस्ट होगी। जैसे आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर रिपीट, यानी बार बार हमारे पास स्टूडेंट का नाम यानी टीचर का नाम रिपीट हो रहा है तो हमारे पास स्टोरेज गिर रही है, तो यानी स्टोरेज हमारे पास कंज्यूम हो रही है जो अननेसेसरी स्पेस ले रही है। तो ये हमारे पास 4 बड़े मसले आ गए। अगर बाकी हम किसी और हॉस्पिटल वगैरह के डेटा को देखें और बड़े डेटा को देखें तो इसके अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये मसला हल करता है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन। तो जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, फ्रॉम 1NF to 3NF की वो बेस होती है। तो उसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मसला, यानी नॉर्मलाइजेशन क्या हमारे पास सॉल्व करते हैं, यानी हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये हमारे पास क्या करता है, स्टूडेंट का टेबल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। स्टूडेंट मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, मैं इसको 1 बाय 1 समझाता हूँ। आपके पास क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम, क्लास, टीचर। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट टेबल को देखते हैं हम, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और क्लास आईडी, यानी कांस्टेंट ऑल स्टूडेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी स्टूडेंट की अलग इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, यानी स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का नाम और क्लास आईडी होगी, ये सारा स्टूडेंट का डेटा। अब दूसरे टेबल के अंदर दूसरा हमारे पास टेबल बनाएंगे हम, क्रिएट टेबल, यानी टीचर का टेबल बनाएंगे जिसमें टीचर की आईडी होगी, टीचर का नाम और टीचर का फ़ोन नंबर होगा, वो अलग सेपरेट डेटा। फिर तीसरा जो हमारे पास होगा वो क्लास का टेबल बनेगा, क्लास टेबल, क्लास नेम और टीचर आईडी। जो हमारे पास यहाँ पे एक ही टेबल के अंदर सारे कॉलम्स थे, ये हमारे पास हमने 3 टेबल्स के अंदर डिवाइड कर दिए जो हमारे पास अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद देख सकते हैं आपके हमारा डेटा है कितना बेस्ट हो गया, यानी जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक रिडंडेंसी ये आ रही थी कि जब हम यानी कोई फ़ोन नंबर अगर हम अपडेट करते हैं कोई टीचर, तो हमें सारी सेपरेट रो को क्या करना पड़ता था, अपडेट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे फ़ोन नंबर को हमें अपडेट करना होगा सिर्फ टीचर के टेबल से हमारे पास फ़ोन नंबर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं।
अब हम इसके 3 तरीके की बात करते हैं, यानी इसके अंदर हमारे पास जो नॉर्मल 3 तरीके होते हैं, यानी समझने के लिए हमारे पास यहाँ 3 नॉर्मल फॉर्म्स होती है। एक होता है हमारे पास 1NF, दूसरा 2NF और 3NF। अब 1NF देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है, फिर 2NF फिर 3NF को देखेंगे। तो 1NF क्या होता है हमारे पास, रूल 1 वैल्यू परसेंट नो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, यानी हमारे पास 1NF कहता है, यानी हमें अगर हमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना है, हमें अपने टेबल को अच्छे से अच्छे फॉर्म के अंदर दिखाना है, अच्छे से हमें इसको रिडंडेंसी को ख़त्म करनी है, तो हम यहाँ इसमें क्या करते हैं, 3 रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है 1NF, ये कहता है कि हमारे पास को एक सेल के अंदर, यानी एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए, 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और ना इस यानी कॉमा से सेपरेट होकर दूसरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बस सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बैड एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो स्टूडेंट की ID 1 है, स्टूडेंट का नाम और इसके जो फ़ोन नंबर है ना स्टूडेंट का, ये कॉमा करके हमारे पास है 2, यानी 2 फ़ोन नंबर है इसके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्या होता है, हमारे पास इसको ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है, हमारे पास ट्रैक करना, कोड को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या कहता है 1NF क्या कहता है कि आप 2 सेल को एक साथ नहीं लिखो, आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि फ़ोन नंबर को, यानी स्टूडेंट ID इसकी 1 है ना, तो स्टूडेंट ID 1 करके इसका फ़ोन नंबर से अलग रो के अंदर इसको कर लो। तो ये हमारे पास 1NF कहता है कि एक सेल के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, और बाकी अगर एक सेल के अंदर 2 चीज़ें तो उसको अलग सेल के अंदर करो, ओके। अब सेकंड NF क्या कहता है हमारे पास, रूल एवरी नन की कॉलम मस्ट डिपेंड ऑन द इंटायर प्राइमरी की, नॉट जस्ट पार्ट इफ। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखिए ऑर्डर ID है, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम और कस्टमर नेम, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे पास इसके अंदर मसला क्या होगा, 2NF क्या करता है मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ। कस्टमर नेम डिपेंड्स ओनली ऑन ID, यानी जो कस्टमर का नाम होता है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑर्डर ID के ऊपर। यानी हम ऑर्डर ID लिखेंगे, सपोज हम ऑर्डर ID 1 लिखते हैं, तो ऑर्डर ID 1 का जो कस्टमर होगा ना, तो वो कस्टमर जाहिर सी बात है आ जाएगा। तो हमें इसको कस्टमर नेम को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऑर्डर के अंदर हमारे पास क्या है, ऑर्डर ID और कस्टमर नेम, ठीक है। यानी हम कहना चाहते हैं कि ऑर्डर ID और प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर नेम। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल के अंदर दोनों चीज़ें करने के बजाय अलग अलग टेबल के अंदर इसको कर सकते हैं। यानी ऑर्डर का एक अलग टेबल हो जिसके अंदर ऑर्डर ID कस्टमर नेम हो, ठीक है, यानी कस्टमर का नाम ऑर्डर ID होगा, फिर ऑर्डर की जो डिटेल होगी, फिर इसके बाद हमें ऑर्डर की डिटेल और प्रोडक्ट ID और प्रोडक्ट ऑर्डर ID, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, 2NF कहता है कि आपको एक ही टेबल के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो लिंक करती है ना, जो डेटा आपसे लिंक करता है, यानी कस्टमर नेम ऑर्डर ID के बेसिस के ऊपर होता है ना, तो इसको अलग टेबल में रख दो, बाकी जो उसकी डिटेल है वो अलग टेबल में रख दो, ताकि आपकी रिडंडेंसी रिमूव हो और आपको कोड को ऑप्टिमाइज़ करने में ईजी हो। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहलाती है हमारे पास, रिमूव कॉलम्स दैट डिपेंड्स ऑन अदर नन की, ठीक है। एलिमेंट और ट्रांस, यानी हमें क्या कर दो, सारे कॉलम को हमें रिमूव कर दो डिपेंड ऑन नन की, यानी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो उसको क्या कर दो, डिपेंड रिमूव कर दो। जैसे अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ट्रांजिटिव के अंदर डिपेंडेंस क्या होती है, स्टूडेंट ID, नाम, जिप कोड, सिटी। अब सिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे पास जिप कोड के ऊपर डिपेंड करती है। यानी हमारे पास क्या कि सिटी डिपेंड्स ऑन जिप कोड, यानी जो सिटी होती है किसके ऊपर, जिप कोड जो होगा उसके ऊपर सिटी डिपेंड करती है। तो क्रिएटिंग एन इनडायरेक्ट डिपेंडेंस, यानी इसको डायरेक्ट हम ऐसे नहीं कर सकते कि स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट ID नेम और इसका जिप कोड कर ले, फिर जिप कोड के हमें इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो इसके अंदर सिटी भी आ जाएगा। यानी हमें सिटी को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम सिटी को नहीं लिखेंगे तो हमारे पास डेटा कम लॉस होगा, और इससे हमारे पास क्लियर यानी समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी हम जैसे जिप कोड को हम सर्च करेंगे तो हमारे पास उसकी सिटी आ जाएगी, तो हमें सिटी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन यूज होती है कि रिमूव कॉलम, यानी वो कॉलम रिमूव करो जो हमारे पास एक दूसरे के ऊपर नन की होती है, ओके। अब बात करते हैं हम डीनॉर्मलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस ट्रेड्स के। ये हमारे पास क्या होता है, जो नॉर्मलाइजेशन होता है इसका उलट होता है। जैसे अगर हम नॉर्मलाइजेशन की परफॉर्मेंस की बात करें और वेस परफॉर्मेंस डिलेमा की, वाइल नॉर्मलाइजेशन हमारे लिए क्या करता है, क्लीन कंसिस्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, यानी जो हमारे पास जो डेटा होता है उसको अच्छे फॉर्म में क्रिएट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ होता है। रियल वर्ल्ड डिपेंडेंसी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, अब डीनॉर्मलाइजेशन हम यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे अगर हमें सब क्यूरी यूज़ करनी है, अगर हमें मल्टीपल टेबल से डेटा चाहिए हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सब क्यूरी। हम सब क्यूरी जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास वो मिक्सचर आपस में बन जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डीनॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास जब मल्टीपल टेबल से अगर हमें डेटा चाहिए होता है तो हम डीनॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। अब डीनॉर्मलाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्यूरी फास्ट किस में होती है, यानी जब हमें किसी सेल्स का डेटा चाहिए हो, अगर हमें किसी सेल्स का डेटा चाहिए तो हम अलग अलग उससे लेते हैं, यानी अलग अलग टेबल से हमारे पास डेटा आता है, यानी एक टेबल से डेटा है दूसरे टेबल से, यानी सब क्यूरी अप्लाई होती है। तो
डैशबोर्ड के अगर आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए कि डिनॉर्मलाइजेशन कब और कैसे और कहाँ यूज होता है, तो आप बता दें कि ये हमारे पास सेल्स एनालिसिस या डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए डिनॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ यूज़ करते हैं इसको, सब क्यूरी वगैरह अप्लाई करते हैं, वहाँ डिनॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। मान लो इसका नॉर्मलाइजेशन और डिनॉर्मलाइजेशन की एग्जाम्पल देखो। ब्रेक टेबल्स अ पार्ट ऑफ एलिमिनेट रिडंडेंसी एंड इंश्योर डेटा, यानी आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, यानी आपके पास बहुत सारे कपड़े का ढेर है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से कपड़े कैसे, यानी आपस में मिक्सचर खिचड़ी पकी हुई है कपड़ों की। तो अगर आप इसको क्लीन करना चाहो तो आप क्या करते हो, इसको अलग अलग इसके पार्टीशन होते हैं, क्या शर्ट अलग पार्टीशन के अंदर, इसके पैंट अलग पार्टीशन के अंदर, इसके पैंट कोट यानी जो दूसरे चीज़ें हैं अलग अलग पार्टीशन के अंदर होते हैं। तो डेटा हमारे पास या इस तरीके से हमारे पास वंडरफुल यानी नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से होता है। अब डिनॉर्मलाइजेशन क्या होता है हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर होता है, यानी इस तरीके से हमारे पास डिनॉर्मलाइजेशन का डेटा होता है, मिक्स चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की। तो आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप कमेंट के अंदर लाजमी बताना, ताकि आपको अच्छे से जब इसका सवाल आप पढ़ोगे, जब इसका जवाब कमेंट में लिखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये याद रहेगा। अगर आपसे कोई बाद में कोई इन फ्यूचर में अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की। ये हमारे पास क्या होता है, एंटिटी यानी ईआरडी डायग्राम क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी ईआरडी स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास डेटाबेस का क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है। आपको सिंपली अगर सिंपल अल्फाज के अंदर आपको बताऊँ तो एन ईआरडी इज़ लाइक अ फैमिली ट्री फॉर योर डेटा। It shows not just who exists but everyone is connected and related to each other। अभी आपको मैं समझाता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हो, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो, तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले इसका आप देखते हो कि किस तरीके से, यानी हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हो, यानी इसका एक आर्किटेक्चर डायग्राम बनाते हो। मान लो ये हमारे पास क्या होता है, ईआरडी हमारे पास क्या होता है, एक आर्किटेक्चर डायग्राम होती है, यानी समझ लो आपके पास ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है। ठीक है, सेल्स का प्रोडक्शन का, तो बनाने से पहले आपके पास ये आपको इसका ईआरडी डायग्राम बनाते हो इस तरीके से कि हमारे पास कौन सा टेबल किससे रिलेट करता है। सपोज कस्टमर का डेटा है, ये ऑर्डर से रिलेट करता है, यानी कस्टमर आईडी हमारे पास यहाँ रिलेट करती है। इस तरीके से स्टाफ का टेबल बनेगा, स्टोर का टेबल बनेगा, ऑर्डर का टेबल बनेगा। तो इस तरीके से आपको पहले से पता, पहले से आपके पास ये स्ट्रक्चर डायग्राम क्रिएट की हुई होती है ना, तो आपको प्रोजेक्ट को बनाने में, प्रोजेक्ट को फिर आगे डिलीवर करने में आपको ईजी होता है। अगर आप विदाउट ईआरडी डायग्राम बनाए डायरेक्ट प्रोजेक्ट शुरू करें तो आप है ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अटक जाओगे। शुरू का आपको स्टार्टिंग स्टेज ही नहीं मिलेगा कि कैसे मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो ईआरडी डायग्राम यूज़ होती है, यानी ईआरडी डायग्राम बनाते हैं कि किस तरीके से हमारे पास प्रोजेक्ट आगे जाके रन होगा। ठीक है, अब मैं इसके अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास ये ईआरडी इसेंशियल यानी ईआरडी हमारे पास यूज़फुल क्यों है, यानी इसके यूज़ करने के क्या फ़ायदा है। डिज़ाइन बिफोर को, यानी कोड करने से पहले इसको पहले से डिज़ाइन किया होता है ना, जैसे मैंने यहाँ आर्किटेक्चर डायग्राम मैंने क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो ये मुझे पता चला कि मेरे पास आर्किटेक्चर डायग्राम है, तो मैं इसको देखते हुए डायरेक्ट कोड में लिख सकता हूँ, तो ये मुझे आसानी से ये मुझे समझ आ सकता है। इसके बाद बात करें तो क्लियर कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने में हमारे पास जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कम्युनिकेशन में ईजी रहेगा हमारे पास, यानी डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में। आइडेंटिटी रिलेशनशिप के लिए, प्रिवेंट डिज़ाइन के लिए, प्रिवेंट डिज़ाइन एरर के लिए हम फेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं अगर आप ईआरडी डायग्राम यूज़ करते हैं। आपके लिए एक चैलेंज है, एक चैलेंज आपके लिए, तो आप बताने तो कैसे कि मैंने आंसर भी मेंशन किया हुआ है। तो इफ़ वन स्टूडेंट कैन अटेंड मैनी क्लासेस, यानी एक एग्जांपल मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। इफ़ स्टूडेंट कैन अटेंड मैनी क्लासेस, अगर एक स्टूडेंट है जो बहुत सी यानी मल्टीपल क्लासेस अटेंड करता है, बट ईच क्लास कैन हैव मैनी स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट बहुत सी क्लास अटेंड करता है लेकिन एक क्लास को बहुत सी स्टूडेंट अटेंड करते हैं, तो इसका क्या पर्पस है, यानी व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन एग्जिस्ट स्टूडेंट एंड क्लास एंटिटीज। यानी ये आपको चीज़ें बतानी यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ रिलेशनशिप कोऑर्डिनेटर, तो इसका क्या होता है हमारे पास, एक तो 1-to-1 होता है, 1-to-many होता है, एक मैनी-टू-मैनी होता है, एक 1-to-1 होता है। ठीक है, 1-to-many क्या करता है, वन टीचर टीच मल्टीपल क्लासेस, यानी एक वो टीचर होता है जो हमारे पास बहुत से लोगों को पढ़ाता है। ठीक है, मैनी-टू-मैनी क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, कैन इनरोल इन मल्टीपल क्लासेस, यानी बहुत से लोग बहुत सी क्लास के अंदर इनरोल कर सकते हैं। 1-to-1 के अंदर हमारे पास क्या होता है, ईच टू स्टूडेंट एज वन यूनिक स्टूडेंट आईडी, और इसका ईच बिलोंग टू एग्जैक्ट वन, यानी इसकी यूनिक आईडी भी अलग होती है और इस आईडी किससे बिलोंग करती है, स्टूडेंट से, वो भी 1-to-1 होती है। समझाने का मतलब ये है कि हमारे पास ये इस तरीके से, यानी ये डेटा हमारे पास है, ये इसके साथ रिलेट करेगा।
यानी एक स्टूडेंट आईडी इसके साथ रिलेट करेगी, इसका स्टाफ इसके साथ रिलेट करेगा। तो यानी 1 to 1 और मैनी टू मैनी यहाँ पे चीज़ें अप्लाई होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे क्या अप्लाई होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट है जो मल्टीपल क्लासेस अटेम्प्ट करता है, यानी एक स्टूडेंट जो मल्टीपल क्लास अटेम्प्ट करता है, यानी 1 to मैनी हो गया। एंड ईच क्लास, आप एक क्लास को मल्टीपल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होता है मैनी टू मैनी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, मैनी टू मैनी, यानी जब 1 to मैनी होता है, इसके बाद मैनी टू 1 होता है ना। ठीक है, यानी तब हम क्या करते हैं, मैनी टू मैनी यूज़ करते हैं। तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर किए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन को यूज़ किया कि कैसे हम अलग अलग टेबल बनाकर इसको रिडंडेंसी वगैरह को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, डीनॉर्मलाइजेशन यूज़ किया। इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, इसके बाद हमने यूज़ किया एंटिटी रिलेशनशिप, यानी जब भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ तो आपको ERD डायग्राम होनी चाहिए, बनानी पड़ती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो हमारे पास कहलाती है। तो इस तरीके से हमारे पास आज का टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई भी आपको क्यूरी वगैरह हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट के अंदर लाजमी मुझे पिन करके, यानी टाइम स्टैम्प के साथ मुझे बता देना कि किस टाइम स्टैम्प पे कौन सा डाउट आपको आ रहा है, तो सो डैट मैं आपको इसके सोल्यूशन इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।